वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, वो नॉर्मल नॉलेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग की टॉपिक होने वाली है आवर्त चक्र। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं आवर्त चक्र को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है मासिक चक्र, दूसरा आर्थो चक्र, तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल, चौथा पीरियड्स और पांचवा है माहवारी। ठीक है, यह इतने इंपॉर्टेंट होने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की हर महीने घर में महिलाएं होंगी वह किस दौर से गुजरती हैं और उनमें कौन सा कितना पेनफुल दर्द होता है, वो किस सिचुएशन में रहती हैं और उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से चक्र चलते हैं और क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी के लिए, चाहे वो मेल देख रहे हैं चाहे वो फीमेल, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है और यह कैसे होता है और कैसे उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी सबसे फर्स्ट टॉपिक हो जाती है रजो दर्शन या फिर मीनार्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है कि जब किसी महिला को पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रजो दर्शन या फिर मीनार्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पीरियड जब किसी महिला को फर्स्ट बार आता है किसी लड़की को तो उसे हम क्या कहेंगे, मीनार्स या फिर रजो दर्शन। यह पीरियड का जो डेज होता है वह 28 डेज का होता है, यानी कितने दिन का होता है, 28 दिन का होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। रजो दर्शन वह 10 से 12 वर्ष तक शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी 10 व 12 वर्ष की अवस्था से क्या होता है, यह स्टार्ट हो जाती है प्रक्रिया है। यह 45 से 50 साल तक चलता है। कितने साल तक चलता है, 45 से 50 साल तक चलता है। और इसके बाद वो होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, यानी जब बंद हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रजो निवृत्ति या फिर मीनोपॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब कितने एज तक बंद होगा, 45 से 50, और जबकि स्टार्ट कब होगा, 10 से 12 वर्ष की अवस्था से। इनका टोटल डेज कितना होता है, 28 डे। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे जो सेकेंड पार्ट होने वाला है आर्तव चक्र के चक्र। ठीक है, इसके चक्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। पहला है श्रावण। ठीक है, श्रावण क्या होता है, यानी रक्त, इसको इंग्लिश में ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कितने दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती है, 4 से 5 दिन तक। ठीक है, 1 से 4 या 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती रहती है। ठीक है, यानी यूटेरस जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो टूट के वो ओवम्स बाहर आता है। ठीक है, कितने दिन तक ब्लीडिंग फेज चलती है, 4 से 5 दिन तक चलती रहती है। ठीक है, और उसकी पुट की अवस्था, जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं इंग्लिश में, पुट की अवस्था, तो वो कब से कब स्टार्ट होती है, वो 6 से 13 दिन तक क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। यह अंडाशय में होती है, जबकि वो एक गर्भाशय में हो रहा था जो ब्लीडिंग फेज हो रहा है, क्योंकि गर्भाशय की लेयर टूटी है, उसी के माध्यम से निकल रहा है। ठीक है, और पुट की प्रवस्था कब से, 6 से 13 दिन की अवस्था में ये स्टार्ट हो जाती है, यानी उसका फॉलिकुलर फेज यानी ओवम्स बनना स्टार्ट हो जाता है। जो तीसरी टॉपिक है अंडोत्सर्ग। ठीक है, ओवुलेशन फेज, ये 14वें दिन क्या होता है, अंडाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, 14 से 15 दिन के बीच में क्या होता है, ये पहुंच जाता है और वहां पे आके किसका इंतजार करता है, स्पर्म का। ठीक है, अगर हम बात कर देंगे ओवुलेशन फेज तो 14 दिन तक। ठीक है, अब यहाँ पे ल्यूटिकल अवस्था में ये 15 से 25 दिन तक होते हैं, यानी 28 दिन भी हो सकता है। ठीक है, या लास्ट वाला पार्ट कितने दिन तक होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये चारों टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि ब्लीडिंग फेज 4 से 5 दिन तक होती है, जबकि फॉलिकुलर फेज यानी ओवम्स का बनना 6 से 13 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाता है, जबकि इसका जो अंडोत्सर्ग यानी फैलोपियन ट्यूब में पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो जाना इंथमस वाले पार्ट पे, तो वो 14 दिन में होता है और एक पूरा लास्ट वाला प्रोसेस 25 दिन से 28 दिन तक चलता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कभी। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट होने वाला है हार्मोन। ठीक है, अब हार्मोनल लेवल क्या करते हैं पीरियड्स में यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, इनका क्या रोल होता है, देख लीजिए। हम जानते हैं कि हमारे पूरी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर इसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो हमारे बॉडी की मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH हार्मोन होता है, हालांकि पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट में डिवाइड होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, GN RH FSH GH LH FSH। ठीक है, ये सब सारे हार्मोन निकलते हैं, जबकि पोस्टीरियर से ADH यानी एंटी डायरेटिक हार्मोन और उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन निकलते हैं। लेकिन यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में 2 चीजें आ जाती हैं, 2 मेन हार्मोन काम करते हैं, जो FSH और LH, यानी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करता है कि पुट की प्रवस्था
को क्या करता है, ग्रोथ कराता है। यानी नाम से क्लियर है, फॉलिकल स्टिमुलेट, फॉलिकल्स मतलब ओवम्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उसको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। जबकि एलएच हार्मोन क्या करता है, अंडोत्सर्ग को उत्सर्ज मतलब अंडाशय में जो ओवम्स है उसको बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा, ये बढ़ाने का काम करेगा जबकि ये निकालने का काम करेगा। कभी कभी क्या होता है, किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का जो डेज होता है वो ज्यादा गैपिंग आ जाती है, तो गैपिंग आने से लोग ज्यादा घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, ऐसा खान पान की वजह से हो सकता है, थोड़े लेट हो सकते हैं। जैसे 15 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आया था, तो ऐसा नहीं कि अगले 15 को आ ही जाए, गैपिंग हो सकता है, 10-5 दिन की गैपिंग हो सकती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी फिजियोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आपके खान पान कैसे और आपका हार्मोन किस लेवल से वर्क कर रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं, इसमें हार्मोन की इम्बैलेंस हो सकता है और प्रोसेस हो सकती है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब तो हमने आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया, अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका, कि इस स्ट्रक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने आपको पहले सारी चीजें, सारी प्रोसेस, सारे फेजेस को डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऊपर कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ कैसे कौन से पार्ट पे क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, फिगर के रूप में रहेगा तो आपको और इजी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं हर एक पार्ट के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे ऊपर लिखा गया है फंडस, जो कि होता है यूटेराइन फंडस, जो गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है, तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब दो होती है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। एक बार इस फैलोपियन ट्यूब से राइट वाले से आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो दूसरे मंथ से लेफ्ट वाले से आएगा, ठीक है। और उसके नीचे लगा है फिम्बरी, फिम्बरी से लगा है ओवरी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और यूटेरस की 3 लेयर होती है, पहली लेयर होती है यहाँ पे दिया होगा पेरीमेट्रियम, और दूसरी है मायोमेट्रियम, और तीसरी है एंडोमेट्रियम, तो 3 लेयर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे सर्विक्स दिया और नीचे वेजाइना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेज होता है वह 28 डेज का यानी 28 दिन का होता है, ठीक है। अब क्या होता है 28 दिन का, और इनमें क्या होते हैं, अगर किसी फीमेल को फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसे हम रजो दर्शन के नाम से जानते हैं, जिसको हर मंथ आके यानी 45 से 50 वर्ष की अवस्था में जाने के बाद जब वो रुक जाता है तो उसे मेनोपॉज बोलते हैं या फिर रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका। तो यहाँ पे 2 हार्मोन, जैसे ओवरी में आप जानते हैं कि बहुत सारे ओवम्स का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्या करता है, जैसे ही एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है तब क्या होता है कि हार्मोन वो जाके फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, यानी उसको बढ़ाने का काम करता है। वहीं पे एलएच हार्मोन क्या करता है कि उसको बढ़े हुए ओवम्स को क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने का काम करता है। और वह क्या होता है, यह पूरा उत्सर्जन वाला फेज जो होता है यानी फॉलिक। अब हम देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आने के रीजन क्या होते हैं, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वो आता है, ठीक है। अब यहाँ आने के रीजन ये है कि जैसे यह उत्सर्जन वाली प्रोसेस हो, यानी जो एलएच हार्मोन की उपस्थिति में जो ओवम्स मैच्योर होके 14 दिन में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो गया, अब वो इंतजार करता है स्पर्म को। अगर उसे स्पर्म मिल जाता है तब तो वह क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करके निषेचित होके और यह यूटेरस में यानी इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है यानी अंतरोपण हो जाता है और वह बेबी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सिचुएशन ये आती है कि उसे उस टाइम पे स्पर्म नहीं मिल पाया, कोई फीमेल उस टाइम सेक्सुअल रिलेशन में के द्वारा स्पर्म न मिल पाया उस ओवम को, तो क्या होता है कि वही ओवम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है कि यूटेरस की 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, सेकेंड होती है मायोमेट्रियम और थर्ड होती है एंडोमेट्रियम। तो क्या होता है, इन तीनों लेयर को क्या करता है, जाके ब्रेक डाउन कर देता है। जब तोड़ देता है तो आप जानते हैं कि कोई भी पार्ट अगर टूटेगा कटेगा तो आप जानते हैं कि सबसे लास्ट वाली लेयर एंडोमेट्रियम है। अब वो जब जैसे ही वो ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड निकलने लगता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे क्षयित होकर या फिर डिस्ट्रॉय होकर यह ब्लड के माध्यम से, ब्लडिंग के माध्यम से 1 से 3 या 4 दिन 5 दिन के अंदर क्या होता है, यह बाहर निकल आता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा बाहर निकलने की प्रोसेस कोई, जैसे कोई ओम्स फर्टिलाइज नहीं हो पाया और स्पर्म न मिला तो वो बाहर जब आया तो उसे निकलने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के नाम से जाना जाता है। आपको सारी प्रोसेस में कैसे कैसे ओवुलेशन हुआ, कौन कौन सी फेजेस के द्वारा ब्लीडिंग फेज हुई, सारी चीजें मैंने आपको एक एक करके दर्शा दिया क्या होते हैं। यहाँ पे जो यूटेरस, क्योंकि हर मंथ अलग अलग यूटेरस में जब टूटता है तो लेयर क्या होता है कि हर मंथ नई नई लेयर बनती है, तो उस लेयर को बनाने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन
जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स 9 मंथ के लिए रुक जाता है। अब उसमें न तो ओवुलेशन फेज होगा, न तो उसमें ब्लीडिंग फेज होगी। अब वह यूटेरस में क्या होगा, किसी बच्चे का डेवलपमेंट होने लगा, यानी ग्रोथ और बर्थ होने। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि स्पर्म न मिलने की वजह से क्या हुआ कि यह ओवम्स डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकला, और बाहर निकलते समय इस लेयर को ब्रेक डाउन किया, जिसकी वजह से ब्लीडिंग फेज हुई। उसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर आ जाएगा तो हर एक प्रोसेस स्ट्रक्चर के साथ हर एक फेज उसके लिखने होंगे आपको, और अच्छे से आप दर्शा देंगे, और आशा करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।